सो हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है मार्केट की बात ग्रो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त नीरज अरोड़ा। मार्केट की बात ग्रो के साथ में पहले एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं रिनाउंड मार्केट एक्सपर्ट जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कंप्लीट की। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिस्टर सौरभ मुखर्जी की। लंदन में रहने के कुछ साल बाद वो इंडिया वापस आए, जहां वो कैपिटल मार्केट में एम्बिट कैपिटल के सीईओ की पोजीशन पे 2018 तक थे। सौरभ को 2015 से 2017 तक लगातार 3 साल के लिए एशिया मनी पॉल्स द्वारा लीडिंग इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट घोषित किया गया। 2018 में उन्होंने मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की शुरुआत की, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मार्सलेस 10,000 करोड़ से भी ज्यादा के एसेट्स जो हैं आज की डेट में मैनेज कर रहे हैं। सौरभ ने गुरु ऑफ केओस, द अनयूजुअल बिलियनियर्स, डायमंड्स इन द डस्ट, द विक्ट्री प्रोजेक्ट और कॉफी कैन इन्वेस्टिंग जैसी फेमस बुक्स भी लिखी हैं, जिनसे देश और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला है। स्वागत है आपका सौरभ मार्केट की बात ग्रो के साथ में। आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ सीखना है एज यूजुअल। सबसे पहले जो मेरे पास सवाल है वो है मार्केट की हलचल को लेके। ये इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी लेके मार्केट जो है वो कहाँ जाएगी, और कहा जा रहा है कि इस वोलेटिलिटी का जो मेन कारण है वो है महंगाई या फिर कह लीजिए इन्फ्लेशन। और साथ साथ में ऐसा भी कहा जा रहा है, एक जो लोग हैं वो कुछ ये भी कहते हैं कि भाई ठीक है इन्फ्लेशन है, बट कंपनीज जो है अपने प्राइसेस बढ़ा रही है तो इन्फ्लेशन को वो आराम से काउंटर कर पा रही हैं। बट इन सबका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या आ रहा है? तो देखिए, पहली चीज़ जो मेरे ख्याल से हमको याद रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ मैक्रो हवा तो चलती रहती है। आज इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, 2 साल पहले हम कोविड से जीडीपी ग्रोथ का हिट की बात कर रहे थे, 2 साल बाद कुछ और मैक्रो गपशप करेंगे, राइट? ये सारे जो मैक्रो मुद्दे हैं, इससे निवेशकों का कुछ खास ना तो फ़ायदा होता है, ना तो नुकसान होता है। मेरी जो सलाह होगी, जो ये प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, कि मैक्रो पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अनलेस आप कुछ भयंकर इकोनॉमिक्स की डिग्री रखते हो। मैक्रो पे जितना टाइम वेस्ट करोगे, वो बर्बादी का ही टाइम है। अब आते हैं, आपका जो मुद्दा आपने रेज़ किया उसको एड्रेस करते हैं। हाँ, बिल्कुल इन्फ्लेशन चल रहा है, चाइना की सप्लाई साइड इश्यूज़ हैं, रशिया ने तेल और फूड मार्केट्स में हलचल मचा दी है यूक्रेन के आक्रमण की वजह से। फेडरल रिज़र्व ने पॉलिसी का पूरा कोविड एग्ज़िट का पॉलिसी को मैस अप कर दिया है। ऐसे माहौल में जब इन्फ्लेशन का माहौल बनता है, कंपनीज़ जिनकी प्राइसिंग पावर मजबूत है, जिनके पास क्षमता है अपने कस्टमर्स पे कॉस्ट इन्फ्लेशन को पास ऑन करने का, वो कंपनीज हमेशा हावी रहते हैं। तो हमने कुछ अपने वेबसाइट पे एनालिसिस भी छापी है लास्ट 6 महीने में, कि अगर हम लास्ट 20 साल की बात करें, 40% ऑफ द टाइम इन द लास्ट 20 ईयर्स इंडिया में सीपीआई इन्फ्लेशन 6% के ऊपर रही है। और वैसे माहौल में जिस प्रकार के कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स कंपनी में हम निवेश करते हैं, मतलब एशियन पेंट्स, पीडिलाइट, एचडीएफसी बैंक जैसे फ्रेंचाइजेस, ये फ्रेंचाइजेस सबसे ज़्यादा एबल काबिल रहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन को अपने कस्टमर पे पास करके अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करे। तो अगर कोई इन्फ्लेशन से अपने पोर्टफोलियो को बचाना चाहता है, मार्केट लीडर्स में निवेश करे। और तीसरी जो मेरी सलाह रहेगी कि अगर आपको समझना है मैक्रो मुद्दे कितने यूजलेस रहते हैं निवेश के क्षेत्र में, आप हमारा जापान 1970s का एनालिसिस पढ़िए। 1970s के दशक में तेल का भाव 10 गुना चढ़ा, 10 साल में। यूएस की मार्केट ने 0 रिटर्न दिया, जापान की मार्केट ट्रिपल हो गई, 3 गुना चढ़ गई। और सेम मैक्रो माहौल, टू वेरी डिफरेंट आउटकम्स। सो मैक्रोस में ज़्यादा सर खपाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। राइट, तो आपने जो वर्ड यूज किया गपशप, तो कह सकते हैं कि ये एनालिसिस पैरालिसिस वाली सिचुएशन है कि ये भी देख लो वो भी देख लो, फिर बाद में समझ नहीं आता कि क्या करें। हाँ जी, तो अगर हम सैटरडे शाम को कॉफ़ी पी रहे हैं और गपशप कर रहे हैं मार्केट के बारे में, बिल्कुल इन्फ्लेशन की बात करें। लेकिन अगर आप और मैं मंडे सुबह सीरियस निवेश की बात कर रहे हैं, उसमें इन्फ्लेशन या मैक्रो गपशप की कोई जगह नहीं है। हम्म, एक एक बात आपने बोली कि आप इन्फ्लेशन प्रूफ, अगर एक तरह से इन्फ्लेशन प्रूफ अगर रहना चाहते हैं तो मार्केट लीडर्स के साथ जो है आप इन्वेस्ट करें, राइट। मेरा सवाल ये है कि जब एक एक यंग व्यक्ति जब मार्केट में आता है तो उसे ये सलाह दी जाती है कि भाई मार्केट लीडर्स ने जितनी ग्रोथ लेनी थी ले ली, अब आप वो कंपनीज ढूंढो जिनमें ग्रोथ होनी है। तो इस पे क्या थॉट है? तो अगर वैसा होना ही था तो फिर एप्पल का स्टॉक 1990 में रुक जाता, राइट? 1979 में मेरे ख्याल से एप्पल की आईपीओ थी, 1990 में एप्पल की स्टोरी रुक जाती। वैसा अगर होना ही था, एशियन पेंट्स की स्टॉक 20 साल पहले रुक जाती, 1982 की आईपीओ है, 20 साल चल के रुक जाती। जैसे आप और मैं जानते हैं, ना तो एप्पल की स्टॉक रुकी है, ना तो एशियन पेंट्स की स्टॉक रुकी है, ना ही एचडीएफसी बैंक का स्टॉक रुका है। जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेस में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बनाना, एक सुदृढ़ फ्रेंचाइज बनाना, जिसके साथ कॉम्पिटिटर टक्कर ना दे पाए, वैसी चीज़ें, वैसा एक धंधा बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत का काम है। और अगर एक बार एक कंपनी ऐसा फ्रेंचाइज बना लेती है किसी बड़े इंडस्ट्री में, पेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैंकिंग में, वैसे कंपनी के साथ दूसरे कॉम्पिटिटर का टक्कर देना मुश्किल हो जाता है। और वही फाउंडेशन बन जाती है,
वही नींव बन जाती है कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग की, विच इज़ वाई हमारी जो किताबें अनयूजुअल बिलियनर्स जैसे किताबों में हमने समझाया है वाई ग्रेट कंपनीज गिव यू 10x in 10 years, 100x in 20 years and so on. So दुनिया, द वर्ल्ड डजंट स्टार्ट ऑन डे जीरो एंड पुराना सब कुछ जो है खत्म हो जाता है, नई अंकुर लगाई जाती है, नई बीज लगाई जाती है और नए कंपनीज शुरू हो जाते हैं. देर आर न्यू कंपनीज कमिंग थ्रू, बट जो पुराने लेजेंड्स हैं, जो पुराने जमे हुए खिलाड़ी हैं, वो बहुत पैसा आपको कमा के देंगे. राइट, राइट। इसी इन्फ्लेशन के चलते जैसे हम देखते हैं स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और आजकल ना लोगों को रिटर्न्स वही चाहिए कि 1 महीने में रिटर्न मिल जाए, 2 महीने में रिटर्न मिल जाए। तो लोग बाग डाइवर्सिफ़ाई भी करना चाह रहे हैं। तो कौन-सी और एसेट क्लास है जिस पे आपको लगता है कि यार हमें जो है वो शिफ्ट करना चाहिए या कुछ हमें डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए? तो आपने नीरज एक सवाल में बहुत खूबी से इंसान के हाँ, दोनों इम्पल्सेस को पकड़ लिया. एक तो इंसान में ग्रीड होती है कि दनादन फटाफट मैं अमीर बन जाऊं, और एक इंसान में डर होता है कि भाई बॉस कहीं पोर्टफोलियो टूट ना जाए, मैं अपने सारे स्टॉक्स, सारे इन्वेस्टमेंट्स को फैला देता हूँ, राइट. ये दोनों इम्पल्सेस गलत हैं, एंड विच इज़ वाई सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग में ना तो ग्रीड की कोई जगह है और ना फियर की कोई जगह है. तो इस पे दोनों चीज़ों पे थोड़ा अमल करते हैं. देखिए, काफ़ी लोग ये डाइवर्सिफिकेशन का नाटक करते हैं दुनिया भर में, ये हिंदुस्तान की बात नहीं है. वेल्थ मैनेजर की जो ये पॉपुलेशन रहती है, वो क्लाइंट को समझाती है कि देखिए सर, आप एक चीज़ में ना निवेश करें, आप फैला दीजिए अपना पोर्टफोलियो, गोल्ड ले लीजिए, कुछ रियल एस्टेट ले लीजिए, कुछ क्रिप्टो में फूंक दीजिए, राइट. ये सब आप कर लीजिए, राइट. बट आप जो डेटा दिखाता है कि मोटा मोटी हर एक चीज़ इक्विटीज़ के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड होती है. वो गाजियाबाद की रियल एस्टेट मार्केट हो, वो क्रिप्टो का भाव हो, सोने का भाव हो, राइट. मोटा मोटी सब कुछ इक्विटीज के साथ ही मूव करता है, राइट. तो फॉर एग्जांपल, गोल्ड और निफ्टी का पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन गोल्ड ट्वाइस एज वॉलेटाइल एज द निफ्टी है, राइट. दिल्ली का एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट भी इक्विटीज के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड रहता है, और वो इक्विटीज से ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है. जब इक्विटी से ज़्यादा ठुकता है और जब चढ़ता है तो आसमान में चढ़ जाता है, राइट. लेकिन गोल्ड का वॉलेटिलिटी इक्विटी से ज़्यादा है, रियल एस्टेट की वॉलेटिलिटी इक्विटी से ज़्यादा है. गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों की रिटर्न इक्विटीज से कम है, राइट. वॉलेटिलिटी आप ज़्यादा ले रहे हो गोल्ड पे, वॉलेटिलिटी आप ज़्यादा ले रहे हो रियल एस्टेट पे, आपको रिटर्न कम मिल रही है. तो वैसे डाइवर्सिफिकेशन पे मेरा कोई भरोसा नहीं है. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है नेगेटिव कोरिलेशन. ऐसी एसेट क्लास मेरे को आज दिखी नहीं है. क्रिप्टो भी देखिए, लास्ट 3 महीने में दिखा कि क्रिप्टो भी इक्विटीज के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है. तो डाइवर्सिफिकेशन एक इंटरमीडियरी कम्युनिटी इन्वेस्टर पे एक थोपने की चेष्टा करता है. इन्वेस्टर को दिमाग लगा के देखना चाहिए कि नेगेटिव कोरिलेशन है भी या नहीं. अगर दो एसेट क्लासेस में नेगेटिव कोरिलेशन है तो फिर डाइवर्सिफिकेशन की पॉसिबिलिटी है. ऐसा फिलहाल इंडिया में मेरे को दिखता नहीं है. इसलिए मेरी जो सलाह रहती है, जो मैंने कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में लोगों को समझाया है, अपनी पोर्टफोलियो में मोटा मोटी इक्विटीज़ डालिए और अपने लाइफ में एक सेफ हार्बर रखिए, एक बफर रखिए, 3-4 साल 5 साल की सेविंग्स को एफडीज में रखिए. वो आपका इमरजेंसी फंड बन जाता है. 3-4-5 साल की आपकी सेविंग्स एफडीज में, और इक्विटी आपका इंजन बन जाता है आपके वेल्थ कंपाउंडिंग का. राइट। एफडीज़ पे मेरा एक सवाल है आपसे। तो एफडीज़ को आजकल ना बहुत ब्रूटली ट्रोल किया जाता है कि एफडीज़ करा रहे हो तुम, तुम्हें कुछ पता नहीं है इन्वेस्टिंग के बारे में, एफडीज़ करवानी नहीं चाहिए, एफडीज़ रखनी नहीं चाहिए, अपना इमरजेंसी फंड भी आप इधर-उधर लगाओ, मतलब जहाँ पे आपको थोड़ा रिटर्न मिल पाए। क्या थॉट्स हैं इस पे? तो ये तो वही बात हो गई ना कि मेरे बिल्डिंग का जो चौकीदार है उसको मैंने जाके गाली दे दिया कि बॉस तू तो सुपरमैन नहीं निकला, तेरे को मैं साल में 1.5 लाख रुपए देता हूँ, तो तू तो सुपरमैन नहीं निकला, तेरे को तो हीरो बनना चाहिए था, जाके जितने भी इलाके में गुंडे मवाली है उनको शूट डाउन करना था. तो बेचारा बोलेगा मालिक साल में 1.5 लाख 2 लाख की आप वतन देते हो, मैं क्या करूंगा उसमें. तो एफडीज का काम नहीं है कि आपके लिए सुपरस्टार परफॉर्मेंस देना. कोई भी जो वैसा सोचता है कि एफडीज आपके लिए सुपरस्टार परफॉर्मेंस देगा, उसको उसको अपना थोड़ा रिविजिट करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल्स. एफडीज का काम है आपका एक सेफ हार्बर बना के रखना कि अगर आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ गई, आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत आ गई, आपका एक पिगी बैंक है जिसका पैसा आप खर्च के जो भी आपकी इमरजेंसी है उसके साथ डील कर सको. एफडी से पैसा बनाने की चेष्टा ना करें. पैसा बनाने के लिए आपके लिए एक इक्विटी पोर्टफोलियो है. एफडी का काम है आपके सेफ हार्बर की सुरक्षा करना. आपका घर का चौकीदार आपका एफडी है. राइट, क्या बात है। एक एक छोटा-सा थॉट इसी डाइवर्सिफ़िकेशन पे मैं कॉन्क्लूड करना चाहूँगा। सो आपका ये मानना है, जो मैं समझ पाया, कि डाइवर्सिफ़िकेशन एक थोपी हुई चीज़ है। अपने हमें जनरली जो है इक्विटी से ही अपने सारे के सारा जो है इन्वेस्टमेंट गोल्स अचीव करने चाहिए, राइट? हाँ एक जी. एक नेगेटिव कोरिलेशन पे एक छोटा-सा थॉट मेरा ये है, क्या और देशों की मार्केट हमारी देश से कुछ नेगेटिवली कोरिलेट करती है, तो हमें उन देशों की तरफ डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए, उन देशों की मार्केट में डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस से?
नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो रहा नहीं, राइट, बिकॉज सारे इकोनॉमीज इतना मिलजुल गए हैं, फॉरेन ट्रेड का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है इंडियन इकोनॉमी का, और नॉट जस्ट फॉरेन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, बट पैसे का मूवमेंट, राइट। आपने सुना होगा लास्ट 12 महीने में, ईयर एंडिंग मार्च 22 में, करीबन $82 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, $82 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेश से हिंदुस्तान आया है, राइट। ये मोटा पैसा है, ये हमारे देश में फैक्ट्रीज का उत्पादन इससे हो रहा है, हमारे देश में वेंचर कैपिटल मार्केट इस पे चल रही है। तो पैसे के, कैपिटल मार्केट्स के इंटीग्रेशन से और ट्रेड के इंटीग्रेशन से दुनिया एक साथ जुड़ गई है। तो ये नोशन कि अमेरिका में निवेश करेंगे तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, वो भी डेटा पे आधारित नहीं है, किसी की शायद फैंटेसी, किसी की रचना पे शायद आधारित हो। राइट। एक एक क्वेश्चन मेरा इसी के साथ फिर से बनता है कि आजकल ये भी बहुत ट्रेंड चल रहा है कि इंडिया को छोड़ो और यूएस की इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करो। बड़ा एक ट्रेंड आ गया है कि यूएस की इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खासकर हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो बहुत एल्योर है। जैसे आपने एप्पल का नाम लिया, तो एप्पल का नाम सुन के ना एक जोश आता है कि यार देखो मैं एप्पल का शेयर होल्डर बनने जा रहा हूँ, या उस तरह की कुछ बातें। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे व्यूअर्स को, कि अभी यूएस मार्केट की तरफ हमें जाएँ या इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बची हुई हैं हमारे पास? हाँ जी, देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो जब कोई चीज़ चल पड़ती है तो हर एक को उसके पीछे भागना पड़ता है। तो अब यूएस के स्टॉक मार्केट में भी सेम सिलसिला हुआ है। नेटफ्लिक्स कुछ डाउन 70-80% है। एक साल पहले तक मेरे को तो, मेरा यूएस मार्केट में मेरे को खास कोई नॉलेज नहीं है, बट दूसरे लोग मेरे को समझाते हैं कि नेटफ्लिक्स कमाल की कंपनी है, आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। आज वही लोग बोलते हैं नेटफ्लिक्स तो बर्बाद है। तो ये सब जो 5 मिनट की जो मस्ती वाली कहानियाँ होती है, उसमें ज़्यादा कोई मेरे को रुचि नहीं है। हाँ, एक बात बिल्कुल ज़रूर है कि जो हमारा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, राइट, हमारा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है क्लीन कॉम्पिटेंट मोनोपोलिस्ट को खोजा जाए, राइट। वो हिंदुस्तान में हो, हमारा पोर्टफोलियो, हमारा डे जॉब है, बट क्लीन कॉम्पिटेंट मोनोपोलिस्ट जाहिर है दुनिया भर में है, राइट। यूके में है, यूएसए में है, फ्रांस में है। तो अगर आप क्षमता रखते हो क्लीन कॉम्पिटेंट मोनोपोलिस्ट की परख करना, वो यूएस में हो या फ्रांस में हो, तो बिल्कुल आप उसमें निवेश करें। दुनिया भर में आप क्लीन कॉम्पिटेंट मोनोपोलिस्ट पर निवेश करें। लेकिन लेकिन जो लास्ट 3-4-5 साल की गर्म स्टॉक है, उसके पीछे मत भागिए। अगर आप में एबिलिटी है एनालिसिस करके समझना कि एप्पल क्लीन कॉम्पिटेंट मोनोपोलिस्ट है, राइट, एंड देयर इज अ गुड रीजन फॉर बिलीविंग है, या गूगल है, या माइक्रोसॉफ्ट है, या लॉरियल है, या लंदन स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपको ऐसे स्टॉक्स की परख कर सकते हो तो बिल्कुल आप ग्लोबल पोर्टफोलियो बनाइए। सारे दुनिया के क्लीन कॉम्पिटेंट मोनोपोलिस्ट को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। क्या बात है! ग्रेट। अब मैक्रो से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, इसमें भी 2 खेमे बँट गए हैं। एक कहता है जी रिसेशन आ गया है, रिसेशन चल रहा है, एक कहता है रिसेशन आके चला गया है। तो आप यहाँ पे कहाँ स्टैंड करते हैं रिसेशन को लेके, और इसका इम्पैक्ट हम कैसे देखते हैं अपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर? क्या और करेक्शन होना है अभी, या जितना करेक्शन था वो हो चुका है? क्या मतलब फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है इस रिसेशन वाले जो पूरा का पूरा फेज़ चल रहा है उसका? देखिए, 2 बातें। पहले तो मैंने जैसे समझाया 10 मिनट पहले कि ये मैक्रो की कोई जगह नहीं है एक रैशनल इन्वेस्टमेंट डिस्कशन में, रैशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैक्रो को की जगह नहीं है। कोई अगर, मैं फिर से एम्फसाइज़ करता हूँ, कोई अगर ये प्रोग्राम वॉच कर रहा है और वो ज़्यादा मैक्रो लेके सर खपाता है, तो उसकी ज़िंदगी में दिक्कतें बहुत आने वाली हैं, राइट। मैक्रो एनालिसिस करके आप पैसा नहीं बना सकते। अ, हुँ। दूसरी बात, आपके सवाल में मार्केट टाइमिंग की भी कुछ झलक थी कि मैं हुँ। समझूंगा कि मैं रिसेशन आया या गया और उस बेसिस में घुसूंगा, मैं निकलूंगा। ये भी एक प्रकार का पागलपंती है मेरे ख्याल से। वी डोंट माइंड माई सेइंग सो नीरज, एक प्रकार का बेवकूफ़ी है, राइट। राइट। निवेश के क्षेत्र में बहुत दिखता है। उदाहरण, मार्च 2020, मार्च 2020 पूरे दुनिया के इकोनॉमिस्ट, ऑब्वियसली हिंदुस्तानी इकोनॉमिस्ट उनके साथ जुड़े हुए हैं कि दुनिया बर्बाद होने वाली है, हिंदुस्तान बर्बाद होने वाला है, आप सब भाग जाइए मार्केट से, राइट। एंड हम सोच रहे हैं बैठे बैठे, भैया क्यों भागे? कोविड है, ठीक है, आएगा, झेलेंगे, दिक्कतें आएंगी, इट्स अ हेल्थ क्राइसिस ऑब्वियसली, बट क्यों, व्हाई शुड आई सेल माय पोर्टफोलियो क्योंकि कोविड आ रहा है? साथ ही साथ फेडरल रिजर्व हर रोज बोले जा रहा है कि हम पैसा डालेंगे मार्केट में, हम डाल रहे हैं, रेट्स कट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट, अंधेरा आने वाला है, आप अपना सब माल बेच दीजिए। प्रधानमंत्री ने जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा की, अगले दिन अखबार में, अगले दिन सोशल मीडिया में, कलयुग आ गया टाइप एनालिसिस, राइट। आई एम श्योर एवरीबडी नोज उसके अगला 2 साल कैसा गया। अगला 2 साल में मार्केट मोर देन डबल हो गया। तो दैट इज मैक्रो एनालिसिस एट इट्स मोस्ट लीथल। जब आपको सबसे ज्यादा निवेश का मौका, तब आपको सबसे ज्यादा मैक्रो एनालिसिस का अंधकार, राइट। और राइट। ये मार्केट करेक्शंस में भी होता है। सबसे ज्यादा मैक्रो एनालिसिस में जब सबसे ज्यादा जोश होगा, वो आपके लिए सबसे खतरे का टाइम होगा। तो ना तो मार्केट टाइमिंग की कोई जगह है सेंसिबल इन्वेस्टमेंट में, और ना ही मैक्रो एनालिसिस की।
राइट। तो हम किसी तरह के करेक्शन का वेट ना करें, और जैसे आपने बताया जो मोनोपोलिस्ट बिजनेस है, क्लीन कंसिस्टेंट मोनोपोलिस्ट बिजनेस है, उसके अंदर हम निवेश कर सकते हाँ जी, हैं। एंड जस्ट टू sort of emphasize on that, आई एम मेकिंग इट साउंड सिंपल, क्लीन कंसिस्टेंट मोनोपोलिस्ट। ये सिंपल है, आप हमारी किताबों को अगर पढ़ो, हमारी किताबें इजीली उपलब्ध है, डायमंड्स इन द डस्ट पढ़ो, आपको क्लीन कंसिस्टेंट मोनोपोलिस्ट कैसे इनकी परख करते हैं हमने सिखाया है, राइट। ये चीज़ पर अगर आप फोकस करो, ये आपका सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। ये आपके कॉम्पिटेंस में है, आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ के अपने आप को सिखा सकते हो कैसे क्लीन कॉम्पिटेंट मोनोपोलिस्ट की परख की जाए। और इसमें ये दुनिया उबालने वाली बात नहीं है, जहाँ पे मैं ग्लोबल वार्मिंग पे भी विचार कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के वाटर टेबल पे भी सोच लगा रहा हूँ, अगले इलेक्शंस पे भी सोच लगा रहा हूँ, जीडीपी ग्रोथ पे भी अपना सर में खपा रहा हूँ। ये बेकार की फिजूल की चीज़ों से आप अपना दिमाग को डिसोसिएट करें और एनुअल रिपोर्ट की पढ़ाई में अपना दिमाग को लगाएं। राइट। नेक्स्ट, हम जब भी सौरभ के बारे में बात करते हैं तो हमें ना एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आती है, गवर्नेंस। तो आप हमेशा एम्फेसाइज करते हैं कि कंपनी की गवर्नेंस पे बहुत ध्यान दीजिए, गवर्नेंस बहुत ध्यान दीजिए। मेरा पहला सवाल है कि एक आम आदमी को आप क्या बोलेंगे कि गवर्नेंस क्या होती है? अगर एक आम आदमी को आपको समझाना पड़ जाए कि व्हाट इज गवर्नेंस, तो आप कैसे बताएंगे? हाँ जी, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप और मैं कंपनी में निवेश करें और प्रमोटर चोर हो, अगर आप और मैं कंपनी में निवेश करें और प्रमोटर चोर निकले, तो फिर आपका मेरा तो पैसा बनना नामुमकिन है। मैक्रो कैसी भी हो, पी मल्टीपल कैसी भी हो, कौन कितनी भी हॉट या कोल्ड इंडस्ट्री हो, प्रमोटर अगर चोर होगा तो आपका मेरा पैसा वो खा जाएगा। तो इसलिए गवर्नेंस हमारे ख्याल से प्रमोटर की इंटेग्रिटी, उसकी आदतें, उसका स्वभाव, ये हमारे ख्याल से सबसे पहला हमारे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का पहला पिलर है कि प्रमोटर कैसा इंसान है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, लास्ट 10-15 साल के एनालिसिस से इसके बारे में हमको क्या पता चल रहा है। ओके। अगर इस चीज़ को देखिए, आपने बता दिया गवर्नेंस, ठीक है, बेसिकली मैं प्रमोटर की इंटीग्रिटी चेक करनी है, बट व्हाट आर द रिसोर्सेज? अगर मैं किसी प्रमोटर के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ तो मेरे लिए कुछ प्राइमरी रिसोर्सेज क्या होंगे? तो सबसे सिंपल रिसोर्स, और वो फ्री है, एनुअल रिपोर्ट है। बाय लॉ कंपनी को अपनी सारे एनुअल रिपोर्ट्स को अपने वेबसाइट में उपलब्धि कराने की कंपल्शन है। तो इसको पढ़ना सीखना चाहिए। डायमंड्स इन द डस्ट में हमने कुछ सिंपल टिप्पणियां दी हैं जिससे लोग एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की एक डिसिप्लिन बना सकते हैं। जैसे कि एनुअल रिपोर्ट में 3 सिंपल चीज़ें जो आप चेक कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी अच्छी समझ आ जाएगी प्रमोटर कैसा इंसान है। पहली चीज़, आप ऑडिटर का डिस्क्लेमर पढ़िएगा। एनुअल रिपोर्ट में मोटा मोटी 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, कंपनी बोलती है उसको क्या लग रहा है फ्यूचर के बारे में, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये वाला बिट अनऑडिटेड होता है, थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश वाली कहानी होती है, लोग अपनी बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, कुछ प्रमोटर जी के ऐसे वाले फोटो होते हैं। फिर आता है जो लीगल पार्ट है, जहाँ स्टैट्यूटरी पार्ट है, जहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपना एक डिस्क्लेमर देता है कि मैंने इस कंपनी की ऑडिट की है, मेरे ख्याल से नंबर अच्छे हैं या बुरे हैं, एटसेट्रा। वो वाला एक वन पेजर बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि अगर कंपनी में घोटाला है, ऑडिटर प्यार से आपको बोल देता है कि इस कंपनी में घोटाला है और मेरे को चिंता है इस इन इन मुद्दों पे, तो वो पेज वन, हम एक वन पेजर हमेशा पढ़ना चाहिए। मेरे को आज भी याद है, 2007 का साल होगा, 2006 या 2007, लैंको नाम की एक हैदराबादी कंपनी होती थी, उसके उसका एनुअल रिपोर्ट क्वालिफाइड था, पीडब्ल्यूसी ऑडिटर था। उसने काफ़ी सिंपल इंग्लिश में बोला था कि मेरे को चिंता है, मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ इस एनुअल रिपोर्ट में, ये इश्यूज हैं। उसके बावजूद मुंबई के सारे निवेशक उतर गए, सारे फंड मैनेजर उतर गए लैंको में निवेश करने के लिए। ऑडिटर आपको बोल रहा है भैया सावधान रहो, उसको डिसरिगार्ड करके मुंबई के सारे फंड मैनेजर लैंको में निवेश करने उतर गए, राइट। तो ये पहली चीज़ है कि ऑडिटर का डिस्क्लेमर पढ़ना चाहिए। दूसरा चीज़, आप कंपनी का बोर्ड का कॉम्पोजिशन देखिए, बोर्ड के सारे जो व्यक्ति हैं उनका नाम दिया जाता है। तो एक सिंपल चीज़ आपको चेक करनी है कि ये फैमिली का बोलबाला है क्या इस बोर्ड पे, प्रमोटर जी के वाइफ बच्चे सबको ठोस दिया है क्या बोर्ड पे, बोर्ड के सारे मेंबर्स उन्हीं के कम्युनिटी के हैं क्या। सो इफ इट्स अ गुजराती कंपनी या सिंधी या मारवाड़ी या तमिल या पंजाबी कंपनी, सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स एक ही कम्युनिटी के आ गया, अगर वो है तो आपका वो एक दूसरा रेड फ्लैग है कि ये बोर्ड थोड़ा कैप्टिव है प्रमोटर के, बेसिकली ये पॉन्स है। और तीसरी चीज़, थोड़ा सा फाइनेंशियल एनालिसिस, बट ये बहुत सिंपल है। हर एक कंपनी का एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, एनुअल रिपोर्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, वहाँ पे जाइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, वो नंबर क्या है वो निकाल के अपने कैलकुलेटर में डालिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। फिर थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको कंपनी का इन्वेस्टिंग कैश फ्लो मिलता है, राइट। कंपनी ने कितना पैसा लगाया नए फैक्ट्रियाँ बनाने में। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो का नंबर यूजुअली लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा। ये इसको भी डालिए अपने कैलकुलेटर में, CFO प्लस CFI ऐड कीजिए।
CFO पॉजिटिव नंबर है, CFI नेगेटिव नंबर है। अगर इन दोनों दोनों को जोड़ के नंबर लेस देन 0 आ रहा है, वो आपका तीसरा चेक हो गया, राइट। तो खतरनाक कंपनी कौन सी है? CFO प्लस CFI लेस देन 0, बोर्ड डोमिनेटेड बाय प्रोमोटर एंड हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, और ऑडिटर की चिंता, राइट। ऐसे कंपनीज अनफॉर्चुनेटली इंडिया में काफ़ी सारे हैं, इनसे आप दूर रहिए। और अगर विपरीत है, कंपनी कैश पॉजिटिव है, बोर्ड की क्वालिटी हाई है, अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट से अलग अलग विशेषज्ञों को बोर्ड में लगाया गया है, ऑडिटर क्लीन चिट दे रहा है, तो आपको आपका ये पहला लेयर ऑफ एनालिसिस इंटेग्रिटी वाला खत्म है यहाँ पे। राइट, मतलब पर्सन ओरिएंटेड ना होके प्रोसेस ओरिएंटेड अगर बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन मिलती है बिल्कुल। ज़्यादा तो वो ज्यादा अच्छा हाँ, है। तो प्रमोटर के करिश्मा, उनके मैग्नेटिज्म पे मत जाएँ। एनुअल रिपोर्ट पढ़ के रैशनल एनालिसिस करें। राइट, राइट। अब आते हैं आपके एक एक बहुचर्चित स्टॉक पे जिसका नाम है पोशाक लिमिटेड। तो इसकी काफ़ी सारी बातचीत होती है। तो सवाल ये है हमारे ऑडियंस का और हमारा भी कि ऐसे स्टॉक आप कैसे स्पॉट करते हैं? क्या आपने इसके पीछे कितना समय लगता है ऐसे स्टॉक्स को स्पॉट करने के लिए और क्या थॉट प्रोसेस रहता है? तो देखिए नीरज जी, इसमें दो अलग अलग आई गेस हमारे इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग स्टेजेस हैं। तो पहला स्टेज है, हम एक स्क्रीन चलाते हैं। तो हमारा जो लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो है, उसके पीछे एक स्क्रीन है। डिटेल में शायद कभी और किताब में डालेंगे, मैं सिंपल में समझा देता हूँ स्क्रीन क्या करता है। उस स्क्रीन का काम है समझना कि लास्ट 6-7 साल में कौन से वो कंपनी है जिनकी फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट तीव्रता से आ रही है, राइट। सो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का स्क्रीन थोड़ा अलग है, राइट। ये जो हमारा लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो का जो स्क्रीन है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू ग्रोथ की जो सिलसिला है, वो एक्सेलरेट हो रहा है या नहीं, ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो रहा है या नहीं, वर्किंग कैपिटल साइकिल घट रहा है या नहीं, राइट। इस प्रकार से कुछ 6-7 मैट्रिक्स से हम ऐसे कंपनीज को पकड़ लेते हैं जिनके फंडामेंटल्स में 6 साल के लास्ट 6 साल में एक एक मार्केट इंप्रूवमैंट की झलक दिखाई दे रही है, right? तो पहला स्टेज है, उसमें पोशाक को हमने पकड़ा करीबन आई थिंक 1.5 साल पहले। फिर दूसरा स्टेज होता है, ये जो हमने पहला चेक करें इंटेग्रिटी, राइट। तो यहाँ पे जो एलेम्बिक के जो प्रमोटर है चिरायु आमीन जी, ये उनकी कंपनी है, ये उनकी अलग दूसरी और लिस्टेड एंटिटी है। तो बहुत एलेम्बिक के क्षेत्र में उनका कैरेक्टर को हमने परखा, और आमीन फैमिली का मैनेजमेंट ऑफ पोशाक हमने काफ़ी बारीकी से समझा कि इन लोगों ने एनुअल रिपोर्ट में कुछ इधर उधर है या नहीं। काफ़ी डीप फोरेंसिक एनालिसिस हुआ। हमारी टीम में 19 CAs और CFAs हैं, तो पूरा फाड़ डाला कंपनी के नंबर को टू असेस द इंटेग्रिटी। फिर आया कि दूसरा स्टेज कि इन लोगों की कैपिटल एलोकेशन कैसे है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छा पैसा बनाती है, तो लेकिन वो जो सरप्लस बनाती है वो कहाँ पे डालती है? इज इट यूज टू बाई अ प्राइवेट जेट फॉर द प्रमोटर, और इज इट यूज टू पुट अप न्यू फैक्ट्रीज फॉर द कंपनी, फैक्ट्रीज विच गो ऑन टू जनरेट कैश, राइट। हमने देखा कि कैपिटल एलोकेशन अच्छी हो रही है यहाँ पे। इसमें एक हमारी इशू थी जब हमने कंपनी के साथ रेज किया, हमारी जो सलाह है उनको कि डिविडेंड देना बंद कर दीजिए, डिविडेंड की जरूरत हमको है नहीं, आप अपना सारा जो पैसा है डालिए कंपनी में और ग्रो कीजिए इस बिजनेस को, क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स ग्रोथ के बहुत है। तीसरा पीस मोनोपोलिस्ट, राइट। फॉस्जीन बनाता है पोशाक। फॉस्जीन एसेंशियल इंडस्ट्रियल केमिकल है, कुछ जैसे क्लोरीन एसेंशियल इंडस्ट्रियल केमिकल है, फॉस्जीन भी वैसा ही है, लेकिन भारत सरकार कंट्रोल करती है कौन फॉस्जीन कितना बना सकती है। और सिंपल इंग्लिश में ये पोशाक ओनली स्टैंड अलोन स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉस्जीन इन इंडिया है। एक PSU है जो बनाती है, बट प्राइवेट सेक्टर में ये ओनली स्टैंड अलोन स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉस्जीन है। एक्सेस डिमांड है इस चीज़ की, ये लार्ज सप्लायर है, इसने कैपेसिटी एक्सपेंशन करके रखी है, हमको सिंपल सी स्टोरी लगी। बैरियर्स टू एंट्री हाई है, नए फॉस्जीन मैन्युफैक्चरर्स की आने की संभावना लो है, और हमको लगा कि मोटा पैसा बनेगा अगले 3-4 साल में। राइट। ऐसे देखिए, ऑब्वियसली हम यहाँ पे शेयर की टिप तो देंगे नहीं किसी को भी, ना ही आपसे हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी अगर आप कोई और एक कंपनी बताना चाहे हमारे व्यूअर्स को जो वो पढ़ पाए, आपके फिल्टर्स लगा के उसको चेक कर पाए, कोई ऐसा स्मॉल कैप, क्योंकि एवरीवन वांट्स के यार मेरे पोर्टफोलियो में एक दो स्मॉल कैप तो हो जिनसे मैं बहुत बड़ी जो है उम्मीद रखता हूँ, जैसे आप बता रहे हैं पोशाक से हम लोग मोटा पैसा बना पाएंगे, तो कोई स्टडी पर्पस के लिए अगर कोई हम बता पाए कोई स्टॉक के बारे में। बिल्कुल जी। सो मैं बताता हूँ, लेकिन जस्ट उसके पहले दो अलग अलग डिस्क्लेमर दे देता हूँ। पहला, ये सारे स्टॉक्स के मैं नाम ले रहा हूँ, इसमें मार्सेलस की का भारी निवेश है। मैं मार्सेलस के प्रोडक्ट्स में निवेश करता हूँ, इसलिए मेरा भी भारी निवेश है। मेरे माँ बाप भी मार्सेलस के प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं, तो ये सारे स्टॉक्स में मेरा एक पर्सनल फैमिली स्टेक भी है, तो उस मुताबिक आप लोग इन स्टॉक की टिप्पणियों को नज़रअंदाज कीजिएगा। दूसरी बात, ये जो नोशन है कि लार्ज कैप कुछ अलग है, स्मॉल कैप कुछ अलग है, ये गलत नोशन है, राइट। आपको कंपाउंडिंग टाइटन में जैसे मिलेगी
उसी प्रकार से अच्छे स्मॉल कैप में कंपाउंडिंग मिलेगी, राइट। तो ये दिमाग से मेरे ख्याल से निकाल देना चाहिए कि स्मॉल कैप कुछ अलग है, लार्ज कैप कुछ अलग है, क्योंकि ऐसा मेरे को कभी लगा नहीं है। डोमिनेंस जिस प्रकार की टाइटन की है ज्वेलरी में, उसी प्रकार की डोमिनेंस पोशाक की फॉर्जीन के क्षेत्र में है। बस फर्क इतना है कि ज्वेलरी विशाल मार्केट है और फॉर्जीन का मार्केट नीच मार्केट है। तो अगर और एक उदाहरण मांगे मेरे को पोशाक जैसा, एक लास्ट ईयर की दिसंबर की बात है, हमने टारसन्स नाम के कोलकाता के कंपनी में निवेश किया, राइट। अगेन पहला स्टेप प्रमोटर जी की इंटेग्रिटी, जो कोलकाता के पंजाबी फैमिली है उनका हमने काफ़ी चेक किया, बैकग्राउंड चेक किया, एनुअल रिपोर्ट चेक किए, कोलकाता के सोशल सर्किट में पता किया ये लोग कैसे हैं, कैसा स्वभाव है, कैरेक्टर कैसा है। दूसरा पार्ट, कंपनी की कैपिटल एलोकेशन कैसी है, हैज़ द प्रमोटर फैमिली शोन दैट दे हैव रन द बिजनेस वेल ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। बिकॉज हाल ही का आईपीओ है, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाके कंपनी के पुराने नंबर को डाउनलोड करना पड़ता है। और तीसरा पार्ट डोमिनेंस, राइट। सो टारसन्स के हमने कस्टमर्स को फ़ोन किया, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ़ोन किया, वीडियो कॉल्स किए, उनसे जाके मिले, और जो समझ आया कि लैब कंज्यूमेबल्स का जो मार्केट, मतलब फार्मा का R&D लैब या पैथ लैब का जो लैब होता है, उसके अंदर जो पिपेट्स, जो बीकर्स, जो कार्बॉयस का जो मार्केट है, उसमें ये पूरी तरह से हावी है। ये बाय फार द बेस्ट इंडियन प्लेयर इन द मार्केट है। 50% की ऑपरेटिंग मार्जिन है। ये मार्केट हमारे ख्याल से ग्रो करेगा। 1200 करोड़ की मार्केट है, बट मेरे ख्याल से लीप्स एंड बाउंड पे ग्रो करेगा, एंड दिस कंपनी इज द डोमिनेंट प्लेयर इन दैट मार्केट। अब हम बात करने वाले न्यू एज बिजनेसेस के बारे में, जिसको लेके हर कोई बहुत एक्साइटेड था, मैं बोलूँगा था, अब नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन बीच में जो एक्साइटमेंट के ना हमें पीक्स दिखते हैं और फिर वो उसके बाद जो है वो एक्साइटमेंट एक निराशा में जो है बदल जाती है। स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा ज़ोमैटो के बारे में और बाकी जो न्यू एज इंटरनेट बिजनेसेस हैं, जिन पे आप बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहते हैं, एंड मुझे लगता है कि जो भी अपनी एक बिल्कुल थॉट प्रोसेस इनका क्लियर है, वो इस पे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहते हैं। और ये भी देखने को मिला है कि ज़ोमैटो का स्टॉक जब लिस्ट हुआ उससे बहुत नीचे आया, लेकिन पिछले 3 हफ्तों की अगर हम बात करें, तो सीधे ₹50 से ₹70 तक का एक जंप लेता है और 40% के आसपास का एक जंप लेता है। जबकि रिपोर्ट में जो निकल के आता है, जब ये लोग अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें लॉसेस इनके बड़े हैं, राइट? और सारी चीज़ें जो है, अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह देखा जाए तो नेगेटिव गई है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इनका प्राइस जो है वो 40% का जंप लेता है। इस पे आपका क्या कहना है? तो देखिए, पहली बात, शॉर्ट टर्म में 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, उसमें स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट की ज़्यादा अहमियत नहीं है। वो हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स ऊपर जाए, नीचे जाए, जोमेटो का, L&T का स्टॉक ऊपर जाए, नीचे जाए, द स्टॉक प्राइस डज नॉट इटसेल्फ हैव एनी सिग्नलिंग पावर। तो ये काफ़ी एक बड़ा चीज़ है। काफ़ी लोग बहुत रोमांचक तरीके से स्टॉक प्राइस को एनालिसिस करते हैं। उनको लगता है कि लास्ट 1 दिन में क्या हुआ, लास्ट 5 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में स्टॉक प्राइस क्या हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मेरे को कभी ये समझ नहीं आई है। तो एक मशहूर किताब है, बहुत अच्छी किताब है, रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट बाय बर्टन मैल्कियर। तो उसमें एक बहुत आसान शब्दों में उन्होंने समझाया, बर्टन मैल्कियर जी ने, कि स्टॉक प्राइस इन द शॉर्ट रन इज अ रैंडम वॉक। रैंडम वॉक क्या होता है? रैंडम वॉक होता है वो जो शराबी इंसान दारू पीने के बाद स्वे करता है, राइट। शराबी इंसान दारू पीने के बाद ऐसे 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 चलता है, राइट। तो वो लेफ्ट जाए तो उसमें कोई सिग्नल नहीं है, वो राइट जाए उसमें भी कोई सिग्नल नहीं है, वो शराब पी के टल्ली होके नाच रहा है ऐसे। और आप उसका नेक्स्ट मूव भी नहीं बता हाँ जी, सकते। उसका नेक्स्ट मूवी नहीं बता सकते, और उसके पिछले मूव का भी कोई प्रिडिक्टिव पावर नहीं है, राइट। तो स्टॉक प्राइसेस इन द शॉर्ट रन, वो इंडिया में हो या टिम्बकटू में हो, स्टॉक प्राइसेस इन द शॉर्ट रन आर लाइक दैट, उनकी कोई प्रिडिक्टिव पावर नहीं है, राइट। एक कंपनी की प्रिडिक्टिव पावर कैसे आप समझ सकते हो कि एशियन पेंट्स या HDFC बैंक या जोमेटो या रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप कैसे समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए कितना कमा के देगा, राइट। अगर कुछ मोटे मोटे मेट्रिक्स मेरे को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहला मैं बोलूंगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कंपनी आपको मोटा कमा के देगा जिसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कहीं ज़्यादा है। मानिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15 है, तो वो कंपनी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 से ज़्यादा लाता है, 30, 40, 50 लाता है, वो आपके लिए फ्यूचर में अच्छा कमा के दे सकता है। दूसरा फंडामेंटल मैट्रिक जो बहुत अहम है, री इन्वेस्टमेंट रेशियो। कंपनी ने अगर रिटर्न ऑन कैपिटल मोटा कमाया है, उसका मतलब सरप्लस बहुत भारी कमाई है, मोटा सरप्लस कमाया है। इसमें से कितना सारा सरप्लस धंधे में वापस डाला जा रहा है, री इन्वेस्ट कितना किया जा रहा है, राइट। ये दूसरा बहुत अहम मैट्रिक है। और तीसरा मैट्रिक है रेवेन्यू ग्रोथ कितनी आ रही है, कंपनी में ग्रोथ कितनी आ रही है, बिकॉज दैट्स अ साइन कि फ्यूचर में ये रिटर्न ऑन कैपिटल इज अ रिटर्न ऑन कैपिटल कैप्चर्स द डेप्थ ऑफ द मोट, राइट। किले के आसपास कितना बड़ा गड्ढा है जिससे कॉम्पिटिटर को दूर रखा जा रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ इज टेलिंग यू ये किला और ऊंचा होता जा रहा है, राइट। रेवेन्यू ग्रोथ इज टेलिंग यू किला और ऊंचा होता जा रहा है। तो अगर आपको समझना है कि कौन से स्टॉक में आप कमा सकते हो, तो लास्ट 5 दिन, 15 दिन के शेयर प्राइस पे दिमाग मत फोड़िए।
आप थोड़ी समझने में रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है वो एनुअल रिपोर्ट से निकल जाता है, कंपनी की री इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है वो भी एनुअल रिपोर्ट से निकल जाती है, और कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, ये 3 चीज़ें आप समझ लीजिए, आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा निवेश के क्षेत्र में। ये सारा डेटा मुफ्त में एनुअल रिपोर्ट से मिलता है, मुफ्त में। राइट, राइट। तो कैन वी कंक्लूड के लॉन्ग रन में जो प्राइस जाता है वो प्रॉफिट्स पे और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रेवेन्यू पे डिपेंड करता है, शॉर्ट रन में किसी को नहीं पता वो किस पे डिपेंड बिल्कुल जी, करता है। शॉर्ट रन पे जुआ है, लॉन्ग रन पे फंडामेंटल इन्वेस्टिंग है। शॉर्ट रन पे स्पेक्यूलेशन है, लॉन्ग रन में फंडामेंटल इन्वेस्टिंग है। राइट। अब थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपने हेरा फेरी मूवी देखी है कि नहीं हाँ देखी जी, है? देखिए हमारे घर में काफ़ी मैं उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं थोड़ा-सा कभी-कभी बोर हो जाता हूँ, बट इतनी बार घर में चलता है कि मैं देख लिया मोटा-मोटी। राइट, तो उसमें एक स्कीम आई थी कि 21 दिन में पैसा डबल। तो अक्षय कुमार उसमें सबके पैसे लगवाता है, बट स्टॉक मार्केट तो उससे भी जबरदस्त स्कीम देता है, 7 दिन में जो है वो पैसा डबल करो और आईपीओ के अंदर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करो। और हमने देखा 2022 बहुत अच्छा साल नहीं रहा आईपीओ के लिए। लगभग 31% आईपीओ ऐसे थे जो लिस्टिंग गेन्स नहीं देके गए। हाँ, राइट। और 2021 में लिस्टिंग गेन्स देने वाले आईपीओ ज्यादा थे, 2022 में जो है लिस्टिंग गेन्स देने वाले आईपीओ बहुत कम रहे। मेरे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पीछे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, आप अगर साथ में क्वेश्चन सुनना चाहते हैं तो मैं साथ में सारे क्वेश्चन बता दूं, नहीं तो एक एक एक-एक करके फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों रहा 2022 में कि आईपीओ से बड़ी उम्मीदें लगाई गई कि यार ये आईपीओ आएगा, लिस्ट होगा, लिस्टिंग गेन देगा, मैं एंजॉय करूंगा उस लिस्टिंग गेन को। तो वो उम्मीदें लगाई गई लेकिन वो उम्मीदें खरी नहीं उतर पाई बेसिकली कंपनीज हमारी उम्मीदों पे। तो उसका क्या कारण लगता है आपको? देखिए नीरज जी, कोई नई बात नहीं है, लेट 90s में भी यही सिलसिला हुआ था। आई थिंक लेट 95 से 2000 में आई थिंक हर रोज एक आईपीओ होता था, कमाल का टाइम था वो। फिर 2005 6 7 रिलायंस पावर का मशहूर आईपीओ जनवरी 2008, एवरीबॉडी नोज व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो आज भी वही नाटक चला, एंड मेरे ख्याल से 10 साल बाद भी कुछ वैसा ही होगा, राइट। हर एक जनरेशन का अलग थीम होता है। लेट 90s में आईटी सर्विसेज था, फिर पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का पागलपन आया, आज ये फिनटेक कंज्यूमर टेक का नाटक चलता है। 10 साल बाद मेरे ख्याल से इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन का कुछ थीम चलेगा, राइट। तो ये नॉट जस्ट रिलेटेड टू फाइनेंस है, ये इंसान की नॉवेल्टी के सर्च के बारे में है। तो ये आप पिक्चरों में भी देख सकते हो, काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो में मूवी देखनी है, राइट। तो ये कमाल का एक पागलपन होता है। सबको पता है कि मोटा मोटी 10 साल में एक क्लासिक आती है, शोले या डीडीएलजे प्रकार की 10 साल में एक आती है, लेकिन फिर भी जनता उत्सुक रहती है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो में मेरे को जाकर देखना है, कुछ उससे ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट। तो वो नॉवेल्टी का सर्च लोगों को ये आईपीओज में घुसा देता है, एंड हर जनरेशन को अपने दांत खट्टे करने पड़ते हैं, डिसअपॉइंटमेंट को झेलना पड़ता है। तो कुछ नई बात नहीं है। मोटा मोटी 10 में से 9 आईपीओ आपके लिए पैसा नहीं बनाएंगे। आउट ऑफ द 10 में से 6-7 प्रमोटर गुंडे निकलेंगे, 2-3 अच्छे होंगे लेकिन नालायक होंगे, और 10 में से एक खरा निकलेगा, लायक काबिल प्रमोटर होगा, मेहनत करेगा, आपके लिए बड़ा पैसा कमा के देगा। तो 90% प्रोबेबिलिटी अब आईपीओ में उतरोगे तो आपके पैसे आपके हाथ से निकल जाएंगे। सर इसमें ना एक एक माइंडसेट है, एक आम निवेशक का जो माइंडसेट है, जो मैं भी बात कर पाया लोगों से, तो बोलते हैं कि यार हमारे लिए ना 10-15 हज़ार रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर एक ही दिन में हमें 10-15 हज़ार रुपये का गेन हो जाता है तो इट्स लाइक अ लॉटरी कि हमने 10-15 हज़ार रुपये बना लिए। ऐसे निवेशकों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो बिल्कुल, अगर आपके लिए 10-15 हज़ार बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो व्हाई वुड यू पुट इट ऑन अ ट्रेड वेयर 90% चांसेस आपके हाथ से निकल जाएंगे, राइट। प्रोबेबिलिटी तो बेसिक एनालिसिस है। 90% चांस आपके 10-15 हज़ार रुपये निकल जाएंगे, 10% चांस यूल मेक अपसाइड। तो वो बेट तो कुछ समझदारी वाला बेट तो है नहीं। नाउ इजी फॉर मी टू से दिस, जब आपको एक स्टॉक ब्रोकर उल्लू बना के घुसाता है आईपीओ में, हार्ड फॉर यू टू रेजिस्ट द अल्योर। एंड रिमेंबर, आप और मेरे को जो रिमेंबर करना पड़ेगा, कंपनी भी पैसा दे के मीडिया को बहुत उछालती है आईपीओ को, राइट। एक पब्लिसिटी बनाई जाती है, ब्रोकर को पैसे दिए जाते हैं कि भैया तू प्यारे अच्छे अच्छे नोट लेक, जर्नलिस्ट को पैसे दिए जाते हैं कि तू हाइप कर इसको मीडिया में। तो आई गेस पब्लिक उससे स्वभावित होके उनको लगता है सौरभ गलत बोल रहा है, 10% चांस नहीं, 80% चांस है मेरे को पैसे मिलेंगे। एंड दैट्स द मेंटल प्ले, राइट। आपको वो प्रोबेबिलिटी आपके फजी कर दिए जाते हैं, राइट। डेटा इज टेलिंग यू कि 90% चांस है आपका पैसा पैसा गवा बैठोगे, बट आपको ब्रेन वॉश किया जाता है कि नहीं नहीं, 90% चांस है आप बनाओगे पैसा मालिक, गवाओगे नहीं।
राइट। अच्छा, ऑब्वियसली इसका आंसर अब हमें पता चल चुका है, बट फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, तो आपने कभी आईपीओज़ में इन्वेस्ट किया? कभी भी? चाहे शुरू में जब आपने इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना शुरू किया, अब तो हमें आंसर पता ही चल गया आपकी बातों से। तो क्या कहना है आपका? आपके आईपीओज़ इन्वेस्टिंग कैसे रहे नहीं, मेरे को जब मैं छोटा था तभी मेरे को बिल्कुल ही बेकार लगता था। एनीबॉडी हु क्रिएट्स हाइप, नो, वो मतलब वो आईपीओ हो या लिस्टेड ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी हो या वेंचर कैपिटल के हुँ, क्षेत्र में हो, जहाँ पे भी हुँ, आपको हाइप दिखती है, जहाँ पे हुँ, भी कंपनी हाइप कर रही है अपने आप को, हुँ, ब्रोकर के द्वारा अपने बारे में मीठी मीठी बातें लिखवा रही है, मीडिया को हुँ, पैसे दे के अच्छे अच्छे कवरेज ला रही है, वहाँ से तुरंत एक एंटेना खड़ा हो जाता है कि यहाँ पे तो कुछ पंगा है, राइट। इन कॉन्ट्रास्ट, आई डोंट थिंक आपने या मैंने कभी जिंदगी में पोशाक के ऊपर या टार्सन्स के ऊपर कोई खास मीडिया कवरेज देखी होगी, राइट। राइट, और फॉर दैट मैटर ऑन फाइन ऑर्गेनिक्स या डिवीज हुँ, लैब, सब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ ना, जो सच में कुशल प्रमोटर होता है, मेहनती, स्किलफुल, हार्ड वर्किंग प्रमोटर होता है, वो पब्लिक में आता ही नहीं है। उसका ना तो इंटरव्यू आती है मीडिया में, ना तो वो ब्रोकर सर्किट को गर्म करता है, मुंबई में आके निवेशकों को गर्म करता है। वो अपने फैक्ट्री में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के अच्छा काम कर रहा होता है, इसलिए वो पब्लिक आई में आता नहीं है। इसलिए हम जैसे लोगों को स्क्रीन लगा के इनको ढूंढ के इनको लाना पड़ता है। तलाशना पड़ता है। राइट, मतलब जो कुशल प्रमोटर होते हैं वो बेसिकली वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और हाइप एडिशन पे जी, कम बिल्कुल। फोकस करते हैं। राइट। एक इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि ठीक है, हमें हमें समझ आ गया 9 आउट ऑफ 10 की प्रोबेबिलिटी, एंड आई आल्सो एग्री टू दैट, बट फिर भी एक एक निवेशक कहता है जी मुझे तो 1 आउट ऑफ 10 भी सीखना है। तो मैं सीखना चाहता हूँ कि 1 आउट ऑफ 10 वाला भी आईपीओ में कैसे ढूँढ के जो है, कैसे मैं कुरेद के निकाल सकता हूँ? बिल्कुल जी। तो देखिए, वी ऑल नीड टू मेक मिस्टेक्स टू लर्न। एटलीस्ट मेरे केस में हमेशा सीख गलती के बाद ही आती है। तो छोटा-मोटा गलती करके सीखना बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको आईपीओज़ में उतरने की बहुत इच्छा है, तो वो सेम जो मैंने 3 चेक्स दिए आप आईपीओ में भी कर सकते हो। तो डीआरएचपी छपता है, डीआरएचपी आपको मुफ्त में मिलता है ऑनलाइन। डीआरएचपी डाउनलोड करें, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, उसमें वही 3 चेक जमाएँ जो मैंने आपको बोला। बोर्ड को चेक करें, राइट, कम्युनिटी डोमिनेशन है या नहीं, राइट, सिंगल कम्युनिटी बोर्ड्स आर ऑलवेज कैरी। दूसरी चीज, ऑडिटर का डिस्क्लेमर चेक करें, जो भी ऑडिटर है उसने उसको डिस्क्लेम, उसको बेसिकली साइन ऑफ करना पड़ता है डीआरएचपी में, उसकी रेपुटेशन, उसकी करियर ऑन द लाइन होती है, तो वो नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करता है। और तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाए, डीआरएचपी में भी ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाके ऑपरेटिंग कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो को ऐड करके देखिए नंबर क्या बैठ रहा है। हुँ। और कहीं न कहीं आईपीओज़ के केस में मतलब मेरा भी एक थॉट प्रोसेस ये बनता है कि ज़रूर देखिए कि कंपनी अपने लिए पैसा रेज़ कर रही है या जो पुराने प्रमोटर्स हैं उनको पे करने के लिए पैसा रेज़ कर रही है। राइट। अब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं ये। तो कौन से स्टॉक ने आज तक सौरभ को सबसे ज़्यादा जो है वो रिटर्न दिया है? इसी के कुछ फ़ॉलो अप क्वेश्चंस भी हैं, तो पहले उस स्टॉक के नाम से शुरू करते हैं अगर आप बताना चाहें तो प्लीज़? तो देखिए, मैं हिंदुस्तान 2008 में मैं माइग्रेट किया, मेरे फैमिली और मैं माइग्रेट किए, तो करीबन 2010 के आसपास हमने एशियन पेंट्स में निवेश किया। तो कुछ 12 साल हो गए हैं। अब मैंने लास्ट चेक नहीं किया बिल्कुल डिटेल में, बट मेरे ख्याल से 10-11 टाइम्स पैसे बन गए हमारे एशियन पेंट्स में। उम्मीद है कि और 10-11 टाइम्स बना के देगा अगले दशक में एशियन पेंट्स हमको। क्या बात है! तो जब आपने उसमें इन्वेस्ट किया था, तब वो उसकी स्टेज ऑफ बिज़नेस क्या थी? मतलब क्या वो ग्रोथ स्टेज में था, मैच्योरिटी में था, या ओवरऑल वो किस तरह से बिज़नेस अपना देख रहा था? हाँ जी। तो देखिए, एशियन पेंट्स की स्थापना 70 साल पहले हुई थी। उनकी आईपीओ करीबन हुँ, 40 साल पहले हुई थी। अम हुँ, अम, एंड अभी भी अभी सोच के भी कमाल की चीज़ लगती है। अभी $40 बिलियन मोटा-मोटी कंपनी है। जब मैंने निवेश किया था 3-4 बिलियन का था। तो जहाँ पे आज डॉक्टर लाल पैथलैब्स है मोटा-मोटी, या रिलैक्सो जहाँ पे आज है, 10 साल पहले एशियन पेंट्स वहाँ पे था। अम मैंने कंपनी के फंडामेंटल्स देखे। उस ज़माने में 10-12 साल पहले मेरे को उतना समझ नहीं था कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस का। बट जो मैंने जो बेसिक जो परख मैंने भी आपको समझाई लास्ट 45 मिनट में, मैंने वो किया। रिटर्न ऑन कैपिटल देखा, प्रमोटर्स का कैरेक्टर देखा, कंपनी की कंसिस्टेंसी देखी इन री इन्वेस्टिंग सरप्लस कैपिटल, एंड गिवन दैट आई हैड माइग्रेटेड टू द कंट्री, क्योंकि मेरे को उम्मीदें थी और हैं कि इंडिया में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मेरे को लगा ये कंपनी एक अच्छा व्हीकल है जिससे मैं हुँ, इंडिया के अपसाइड को कैप्चर कर सकूं। क्लीन, वेल रन, हाई क्वालिटी फ्रेंचाइज। ऑनेस्टली तब तब उस ज़माने में 10 साल पहले $3-4-5 बिलियन के फ्रेंचाइज को कुछ बड़ा कंपनी माना जाता था। आज तो सोच के भी हुँ, अजीब लगता है, वैसा है। मेरे ख्याल से राइट, कुछ 10 साल बाद वैसे ही होने वाला है। आज जैसे हम बोलते हैं ना 100 बिलियन की कंपनी कितनी बड़ी है, एशियन पेंट 40 बिलियन कितनी बड़ी है, 10 साल बाद हमको लगेगा 40 बिलियन तो भैया मिड कैप होता है।
400 बिलियन बात करें तो लार्ज कैप होता है। आई थिंक दैट डिपेंड्स कि बड़ा या छोटा जो है वो डिपेंड करता है अपने अपने आपने क्या क्या देखा हुआ है। आज किसी को 100 करोड़ बहुत बड़ा लगता है और 100 करोड़ किसी को बहुत बहुत छोटा लगता है। इसमें मेरा एक सवाल है और वो हर निवेशक जानना चाहेगा। मैं मतलब मैंने खुद भी ऐसे क्वेश्चंस फेस किए हैं कि जैसे ही आपने तो बोला 12 गुना 13 गुना के आसपास जो है 10-11 टाइम्स आपको उसने रिटर्न बना के दिया। यहाँ तो एक निवेशक को 2x पे रिटर्न मिल रहा होता है, वो तुरंत कहता है भाई बेचो और निकलो। तो वो माइंडसेट आपने कैसे डेवलप किया कि नहीं भाई मैं तो 2x 3x में कुछ नहीं बेचने वाला, मैं बैठा हूँ यहाँ पे और मुझे पता है कि ये कंपनी और मुझे बना के दे सकती है। दो तरीके हैं, तो मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। तो मानिए मेरे मेरे दो बच्चे हैं, तो मानिए मेरा बेटा क्लास 10 में भी घुसा है, तो लाइफ टाइम हाई पे है, राइट। वो लास्ट ईयर क्लास 9 में था, अब प्रमोशन पाके 10 में गया है। 5 साल पहले वो क्लास 5 में था, तो डबल हो गया उसकी कुछ से। राइट नाउ विल आई टेल माई सन कि बॉस मैं प्रॉफिट लेता हूँ, तेरे पढ़ाई में अब मैं निवेश करना बंद कर देता हूँ क्योंकि तू लाइफ टाइम हाई पे है, अभी तेरा तू ओवर वैल्यूड है, राइट। आई वोंट डू दैट, राइट, नो रैशनल पेरेंट, बिकॉज मेरे को पता है मेरा मेरा बच्चा कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, हर साल सीखेगा, हर साल आगे बढ़ेगा। एंड यू नो इट्स अ सिंपल थिंग टू डू, राइट। यू एंड आई आर इन्वेस्टिंग इन आवर चिल्ड्रंस एजुकेशन, बिकॉज हमको पता है कि बच्चा कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, उसके एजुकेशन में हम इन्वेस्ट करेंगे, वो आगे जाके जिंदगी में कुछ कर डालेगा, राइट। तो उसी सिंपल तरीके से स्टॉक्स को देखना है, राइट। तो जैसे हमारे बच्चे का हम रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, राइट, स्टॉक्स का रिपोर्ट कार्ड होता है एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट में आपको क्या देखना होता है, कंपनी कितना कमा रहा है, राइट, रिटर्न ऑन कैपिटल क्या आ रहा है, मोटा कमा रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल 30-40%, 40 के आसपास एशियन पेंट्स आती है, मोटा कमा रहा है। फिर मोटा कमा रहा है तो बड़ी सरप्लस आ रही है, क्या कर रहा है एशियन पेंट्स उस पैसे को, राइट। अगर अपने फैक्ट्री में वापस लगा रहा है, कुछ तो अकल होगी उनमें, क्यों लगा रहे हैं पैसा वापस फैक्ट्री में, उनको फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही होगी, तो आप जमे रहते हो, राइट। अगर हम एशियन पेंट्स का एनुअल रिपोर्ट पढ़े या टाइटन का पढ़ें या डिवीज लैब का पढ़ें या पीडलाइट का पढ़ें, काफ़ी ईजी, वंस यू सॉर्ट ऑफ गेट द हैंग ऑफ इट, ये काफ़ी ईजी हो जाता है, राइट। एक एक दो दो घंटे में एक कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट खत्म करते हो, आपको दिखता है कि उदाहरण के तौर पे ऑल ऑफ दीज फर्म्स, एशियन पेंट्स, डिवीज, टाइटन, पीडलाइट, ये मोटा मोटी 3 से 4 साल में अपने कैपेसिटी को डबल कर देते हैं। तो 3 से 4 साल में अगर ये अपने कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं, राइट, एंड यू एंड आई आर लिविंग इन द सेम कंट्री, हमको दिख रही है ग्रोथ, राइट। लिटरली मेरे घर में अभी बाहर पेंटिंग चल रही है, विच इज़ वाई हम ये कमरा वमरे में एसी वैसी चलाने नहीं है, हमको पेंटिंग चल रही है, और मैं यहाँ से देख सकता हूँ साइड वाले बिल्डिंग में 3 और घरों में पेंटिंग चल रही है। तो अगर मेरे को ग्रोथ दिख रही है और कंपनी का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, तो मैं जमा रहता हूँ, राइट। वाई मैं 10 साल में 10 गुना कमाया हूँ, बट अगले 10 साल में कमाऊंगा, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, राइट। आई हैव गॉट 20-30 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग लाइफ अहेड ऑफ मी, कंट्री आगे बढ़ रहा है, पेंट कंपनी आगे बढ़ रही है, एशियन पेंट्स आगे बढ़ रहा है, मैं जमा रहता हूँ, मैं मोटा कमाऊंगा। राइट राइट, इसमें एक थॉट और भी है और उसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाऊंगा। जैसे आपने बोला मैं जमा रहता हूँ, कहीं ना कहीं ये अप्रोच हमने आपकी बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में भी देखी कि भाई आप शेयर्स लो, स्टॉक्स लो, अच्छे कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स खरीदो, पैक करके उन्हें रख दो एंड देखेंगे क्या होगा उनका, मतलब 10-20 साल बाद वो कॉफी कैन खुलेगी, उसमें से फिर देखेंगे क्या निकलेगा। बट मेरा ना इसमें 2-3 क्वेश्चन है। एक तो काफी लोग जो हमारे जो वैल्यूएशन गुरु हैं अश्वत्थ दामोदरन जी, एक बड़ा ही हाई वर्ड है इंट्रिंसिक वैल्यू, कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर स्टॉक गया है तो अब आपको उसे बेच के बाहर आ जाना चाहिए। मैं इसको और लेमन लैंग्वेज में इसको दूसरी तरह से भी घुमा के पूछना चाहूंगा कि हर कोई बता रहा है व्हेन टू बाय और व्हाट टू बाय। जैसे आपने आरओसी बता दिया, आपने रेवेन्यू बता दिया, बट व्हेन टू सेल, क्या हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें? अब ऐसे तो एशियन पेंट्स मुझे लगता है अगर 40 साल तक और रिटर्न देगा, तो क्या सौरभ उसमें 40 साल तक और बने रहेंगे, या हम लोग उसमें 40 साल तक और बने रहें? हम उसमें कब बाहर निकले? क्या गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, या कोई ऐसे रेड फ्लैग्स देख के हम लोग बाहर निकले? क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए बाहर आने के लिए? प्लस ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की कोई अपर लिमिट है या नहीं है? तो नीरज, आपका जो इस वैल्यूएशन पे सवाल है, इसके कुछ 2-3 पहलू हैं, मैं थोड़ा सा इनको छेड़ने की कोशिश करता हूँ। तो पहला, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू की खोज है, राइट, तो ये तो सिर्फ फाइनेंस में नहीं है, क्रिकेट में भी है। तो हर एक आईपीएल ऑक्शन में मैं काफ़ी दिलचस्पी से देखता हूँ क्या होता है। तो कोई 15 करोड़ में प्लेयर लेता है, कोई 2 करोड़ में लेता है। तो इस साल का जब आईपीएल का ऑक्शन खत्म हुआ, तो गुजरात टाइटंस की बहुत आलोचना हुई। तो जो विशेषज्ञ थे उनका कहना था कि गुजरात टाइटन ने पूरा बर्बाद कर दिया, ऑक्शन में सब कुछ बर्बाद कर दिया, गलत प्लेयर ले लिए हैं, ज़्यादा पैसा दे दिया है। वो अफगानिस्तान का लेग स्पिनर रशीद को ले लिया है, किसी ने बोला ज़्यादा दे दिया रशीद के लिए, राइट। तो मोटा मोटी ऑक्शन के बाद तो ये समझ आया कि गुजरात टाइटन की तो बर्बादी निश्चित है, क्योंकि ज़्यादा पैसे उन्होंने डाल दिए। हुआ क्या, नॉट ओनली डिड गुजरात टाइटन विन द आईपीएल, वो हर एक स्टेज में हावी रहे, राइट। अब शायद उन्होंने ठीक प्लेयर लिए होंगे, राइट, बट ये जो वैल्यूएशंस पे जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं, राइट, ये मेरे को काफ़ी शैलो लगते हैं, वो क्रिकेटर की वैल्यूएशन हो या कंपनी की वैल्यूएशन हो।
अब आते हैं इस सवाल पे कि एग्जिट किस बेसिस पे करना है। एग्जिट वैल्यूएशन के बेसिस पे नहीं करना, फॉर मच द सेम रीजन जैसे कि आप क्रिकेटर का भाव भी नहीं नाप सकते और कंपनी का भाव भी नापना आसान नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, बट सर्टेनली फॉर द पीपल हु आर वाचिंग दिस, राइट, उनके लिए कंपनी का भाव नापना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। सो हाउ कैन यू फिगर आउट कब बेचना है? तो 3 सिग्नल आपके लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं, हमारे लिए यूज़फुल रहते हैं। पहला तो कोई भी घोटाले का साइन, राइट? येस, वी हैव इन्वेस्टेड इन ऑल ऑफ 35 कंपनीज अक्रॉस पोर्टफोलियोज, बट हम बहुत फोकस रहते हैं कि इसमें कुछ कुछ इधर से उधर कर रहा है, यानी प्रमोटर पैसे निकाल रहा है क्या, कुछ उल्टा सीधा कर रहा है क्या, बोर्ड में किसी आलतू फालतू को ले आ रहा है क्या। तो अगर आपको कुछ रॉन्ग डूइंग का साइन दिख रहा है, वो काफ़ी पावरफुल सिग्नल होता है कि निकलने का टाइम आ गया। दूसरा है फालतू का कैपिटल एलोकेशन। कंपनी सरप्लस जनरेट कर रही है, अगर वो कैपिटल को अच्छी तरह डिप्लॉय नहीं किया जा रहा, बैलेंस शीट में पड़ रहा है कैपिटल, 5% का रिटर्न कमा रहा है एफडी में, तो वो गलत बात है, राइट? तो गलत कैपिटल एलोकेशन इज ऑल्सो अ पावरफुल सिग्नल फॉर सेलिंग। और तीसरा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे डिटीरिएशन आ रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिटीरिएट हो रहा है, मोड डिटीरिएट हो रही है, तो वो तीसरा साइन है कि निकलने का टाइम आ गया। अगर 3 में से 1 भी आ गया, हमारी चिंता बढ़ जाती है। 3 में से 2 आ जाते हैं तो हम सेल बटन दबा देते हैं। ओके, सो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में आप क्या बोलेंगे? मतलब वन शुड हैव अ फिगर इन हिज माइंड कि ओके दिस फिगर अचीव्ड, नाउ आई शुड एग्जिट एंड एंजॉय माय लाइफ विद दिस हाँ मनी। जी, तो देखिए, फॉर एवरीबॉडी हु इज इन्वेस्टिंग इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, ज़ाहिर है आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी मकसद के लिए, राइट? यू आर नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग टाइम पास के लिए, आपका कोई मकसद है लाइफ में। जैसे कि मेरे केस में आई एम इन्वेस्टिंग पार्टली टू फाइनेंस माय चिल्ड्रंस एजुकेशन, पार्टली टू फाइनेंस माय वाइफ एंड माय रिटायरमेंट, राइट? तो मोटा मोटी हमको पता है क्या कॉर्पस की हमको उम्मीद है एट द एज ऑफ 60। उस कॉर्पस को हासिल करने के लिए हमको क्या रिटर्न की आवश्यकता है अगले 15-20 साल में, उस मुताबिक हम निवेश कर रहे हैं। जिस दिन रिटायरमेंट शुरू होगा, इफ़ आई हैव अचीव दैट गोल, तो पोर्टफोलियो को कुछ हद तक लिक्विडेट करके हमारे रिटायरमेंट को फाइनेंस करेंगे, राइट? दिस इज हाउ वन शुड इन्वेस्ट। इफ़ यू डोंट नो व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग, आपका कारण क्या है निवेश करने का, अगर आपको खबर नहीं है कि कारण क्या है, वो कुछ ऐसा हो गया, आप निकल पड़े हो घर में, कार में बैठ गए हो, जाना कहाँ है पता नहीं, गोल गोल आप सड़क में कार घुमा रहे हो, पेट्रोल को फूक रहे हो, राइट? तो आप पता कर लीजिए कहाँ जाना है और फिर मैप में डालिए, जीपीएस में डालिए डेस्टिनेशन है, और फिर लॉक इन कीजिए डेस्टिनेशन को और कार को, अपने पोर्टफोलियो को उसी प्रकार से नेविगेट कीजिए। सौरभ, हमारे सामने हमारे एक अहमदाबाद के व्यूअर हैं, 22 साल के हैं, उनका पोर्टफोलियो है। इन्होंने जून 2020 में जो है शुरुआत करी थी, काफ़ी लकी हैं, जून 2020 में शुरुआत करी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करने की, मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। उनकी एक चाहत है, एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप उनके पोर्टफोलियो पे कुछ कमेंट्स दें, कुछ उन्हें सलाह दें और साथ-साथ में इंडिविजुअल स्टॉक पे भी, जिस पे आप कमेंट करना चाहें, उस पे प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिस पे आप स्किप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक-एक स्टॉक के बारे में इनके बताना शुरू करूँगा और साथ में मैं एज़ पर देयर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है इनके पोर्टफोलियो में, उस स्टॉक से जो मैं शुरुआत करना चाहूँगा। शुरुआत करें? हाँ जी, तो कितने स्टॉक्स है पहले ज़रा बता दीजिए? स्टॉक्स इनके पास बहुत सारे हैं। मैं आपको बस स्टॉक का नाम बताता जाऊँगा, जो आप स्किप करना चाहेंगे वो आप स्किप कर सकते हैं। अराउंड 15-20 स्टॉक्स हैं इनके पास। नीरज, पहले 7-8 स्टॉक की बात करते हैं, पूरा 15-20 साढ़े थोड़ा लंबा हो जाएगा। पहले 7-8 जो सबसे राइट, 7-8 अहम है इनके पोर्टफोलियो में, उनके बारे में जितना मेरे को पता है मैं समझाने की चेष्टा करता राइट। पहला पोर्टफोलियो का स्टॉक देख के मेरे तो फेस पे बड़ी अच्छी स्माइल आई है। अभी देखते हैं आपके फेस पे क्या आएगा उसका नाम सुन के। तो सबसे बड़ी इनकी जो होल्डिंग है वो है अदानी ग्रीन। तो क्या कहना चाहेंगे? हूँ। आगे बढ़ते हैं, मेरे को कुछ खास पता नहीं है इस कंपनी के बारे में, पर राइट। काफ़ी नाम सुना है कंपनी का, चर्चा होती है मार्केट में। हुँ, हमारे पास कुछ हुँ। खास ज़्यादा हमारे पास एनालिसिस नहीं है। नेक्स्ट है इनके पास कैम्स, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में क्या राय है आपकी? ये भी कभी हमारे स्क्रीन पे आया नहीं है। वी आर यूजर्स ऑफ कैम्स बाय द वे, आई थिंक हुँ, मेनी फंड हुँ, मैनेजर्स आर, बट कुछ हमारे स्क्रीन में कभी आया नहीं है। आई नो काफ़ी लोग को लगता है कि बैरियर टू एंट्री है एंड अच्छा फ्रेंचाइज है, बट हुँ, एनीथिंग विच हैज़ अ फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाइंट बेस, अगर आपके क्लाइंट्स आप म्यूचुअल फंड्स हैं, तो आपका बार्गेनिंग पावर तो खास रहेगा नहीं। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड्स को सर्विस कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स का ट्रेड बॉडी एम्फी बहुत पावरफुल है, तो हुँ। वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर की संभावना मेरे को काफ़ी लगती है। बट आई नो काफ़ी लोग बोलते हैं कि कंपेरेटिव एडवांटेज है एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट कभी हमारे स्क्रीन पे आया नहीं है, नीरज। राइट। नेक्स्ट है जो मार्केट कैप के टर्म्स में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, आई होप आप समझ गए हैं बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो ऑब्वियसली मशहूर कंपनी है, कमाल का ट्रांजिशन कर रही है पुराने ज़माने का पेट्रोकेमिकल से
नए ज़माने का टेलीकॉम एंड रिटेल एंड सो ऑन, कमाल का ट्रांजिशन है। जस्ट दैट हमको फ्री कैश फ्लो नज़र नहीं आती। तो सिंस हमारे इन्वेस्टमेंट के शैली में फ्री कैश फ्लो की अहमियत बहुत है, तो जब तक फ्री कैश फ्लो नहीं आती किसी कंपनी के, हमारे स्क्रीन्स पे आता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भी हमने ज़्यादा एनालिसिस नहीं है। वी कीप रीडिंग द एनुअल रिपोर्ट, बहुत इंप्रेस्ड हो जाते हैं किस प्रकार से ये कंपनी आगे बढ़ रही है, बट जब तक फ्री कैश फ्लो नहीं आती थोड़ा डिफिकल्ट हमारे लिए निवेश करना। राइट। अगला रिलायंस जियो के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है हमारे पास भारतीय एयरटेल, इसके भी स्टॉक ले रखे हैं इन लोगों ने। तो कुछ सेम ही कमेंट है। पैसा मतलब फ्री कैश फ्लो हमारे लिए हम्म, बहुत अहम है। फ्री कैश फ्लो मतलब हम्म, कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपना नया टेलीकॉम लाइसेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने के बाद टेबल पे पैसा हम्म, बना के देती है, यानी। तो भारतीय एयरटेल में भी कुछ वैसे ही इश्यूज हैं, इसलिए कभी हमने 10 साल पहले मैंने इसको देखा था स्टॉक को, 10-11 साल पहले, तब एनालिसिस की हम्म। थी। तब से आज तक कैश फ्लो दिखी नहीं है, निवेश किया नहीं है। राइट। और अब बारी है इंडिया के फेवरेट मीम स्टॉक की, जो उल्टी धारा चीर के बहता है, हमेशा उल्टी डायरेक्शन में चल रहा होता है, आईटीसी, जो बिल्कुल ही खिलाफ जाता है ट्रेंड के। हाँ जी, तो यहाँ एटीसी में होल्डर थे टिल 2 years अगो। जैसे हम्म, हमने अपने ब्लॉग्स में लिखा है, सॉरी अपने न्यूज़ लेटर्स में लिखा है, हम्म, आईटीसी के पास कैश बहुत सारा है, जनरेट भी करते हैं बहुत सारा कैश, बट कई बार आई थिंक बैलेंस शीट पे 35,000 करोड़ कैश लेके अभी बैठे हैं। जब तक वो उस कैश का इन्वेस्टमेंट करके जब तक कैश का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को करीबन, आईटीसी के रेवेन्यूज़ को करीबन 20% से ग्रो नहीं करते, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है हमारे लिए। एंड इसी में आप समझ रहे हो कितना एक एक अच्छा कंपनी बनना कितना मुश्किल काम है। पहला तो आपको मोटा कैश फ्लो जनरेट करना है, फिर आपको उस मोटा कैश फ्लो का बड़ा हिस्सा वापस डालना है, और ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट करना है, राइट। एंड उसी उसी सर्कमस्टांसेस, उसी माहौल में हम जैसे निवेशक घुसते हैं। तो अगर भारतीय एयरटेल एक वजह से हमने अवॉइड किया, आईटीसी उसका विपरीत है। एंड उस वजह से हमने आईटीसी से भी हम अभी 2 साल पहले सेल करके पोर्टफोलियो से हमारा निकल गया। बट नज़र रखते हैं आईटीसी के ऊपर, एनुअल रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं, उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कभी आईटीसी की जो शानदार मैनेजमेंट टीम है वो शायद अपना 35,000 करोड़ का जो मैसिव वॉर चेस्ट है उसको डिप्लॉय करेगी, धंधा 20-25% से ग्रो करेगा, और हम फिर शेयर होल्डर होने हो पाएंगे। राइट। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है आईटीसी पे, जैसे अभी ये इन्होंने पूछा है तो इनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए आईटीसी मेरे ख्याल से आईटीसी में 15% कंपाउंडिंग की संभावना काफ़ी हाई है, राइट। ओके, आईटीसी ओके। में 15% संभावना काफ़ी हाई है। हम जैसे लोग, हमको करीबन 20% देने की हमारा गोल रहता है कि क्लाइंट को 20% हम दे पाए, इसलिए हम आईटीसी में नहीं है। बट अगर आप 15% इज़ अ वेरी गुड रिटर्न, इट्स मोर देन व्हाट द निफ्टी विल गिव यू। अगर 15% आपके लिए अच्छा रिटर्न है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। बने रह सकते हैं। बस 2-3 कंपनीज़ और बची, मैं क्विकली उनका नाम ले दूँगा। अब फाइनेंस सेक्टर की कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, कोटक महिंद्रा बैंक है। हमें पता है कि एचडीएफसी बैंक से आपका खासा लगाव है, आपने हर बार जो है एचडीएफसी की सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छे से सुनाई भी है। तो पहले तो इन दोनों स्टॉक्स पे आपका क्या राय है, और साथ-साथ में क्या ये बैंक एचडीएफसी बैंक को टक्कर दे पाएँगे, कोटक महिंद्रा बैंक आने वाले फ्यूचर में? तो कोटक बैंक भी हमारे पास है, बजाज फाइनेंस भी है, एचडीएफसी बैंक भी है, और कुछ सिमिलर वजह से हैं। तीनों ने शानदार तरीके से ओवर 25 years इन एचडीएफसी बैंक्स केस, अराउंड 20 years इन कोटक्स केस, अराउंड 10-12 years इन बजाज फाइनेंस केस, अच्छी लेंडिंग किए है, एनपीएस को संभाला है, बैलेंस शीट को स्ट्रांग रखा है, मतलब टियर 1 रेशियो को स्ट्रांग रखा है, कुछ उल्टा सीधा पार इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप उल्टा सीधा लेंडिंग किया नहीं है। एंड इन अ कंट्री वेयर अच्छे लेंडर्स बहुत फ्यू इंडिया में अच्छे लेंडर्स, all three lenders I think have a bright future. All three are part of several of our portfolios. राइट। तो निवेशकों के लिए यही सलाह है कि अभी बने रहें इसमें, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है, तो इनकी जो अभी एक टेम्परेरी डाउनवर्ड ट्रेंड आया, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, कुछ इतना खास डाउनवर्ड ट्रेंड भी नहीं है, बट अगर किसी को, अगर एनीबडी हैज, एचडीएफसी बैंक में मोटा मोटी फ्लैट ही रहा है 2-3 साल, अगर उसमें भी हुँ, लोग डर जाते हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए उचित जगह नहीं है। राइट। तो कुल मिला के इनके पोर्टफोलियो के जो मेजर स्टॉक्स थे, हमने उसको भी डिस्कशन कर लिया। लास्ट में बस टाटा ग्रुप की कंपनीज़ भी हैं इनके पास, टाटा मोटर्स और टाटा पावर्स। तो टाटा पावर, इसके बारे में कोई ओपिनियन आपका इन दोनों स्टॉक्स के बारे में? दीज़ आर द लास्ट स्टॉक्स। तो देखिए मेरे को कभी समझ नहीं आया कि यूटिलिटी मतलब पावर या टेलीकॉम या एयरलाइन, ये सारे काइंड ऑफ यूटिलिटी स्टॉक्स है, होटल भी कुछ ऐसे ही यूटिलिटी स्टॉक्स है, मतलब इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नीचे आती है, राइट। होटल, टेलीकॉम, एयरलाइंस, पावर, ये काफ़ी सिमिलर टाइप्स के इन्वेस्टमेंट हैं, एंड
टाटा पावर के अलावा बहुत सारे पावर कंपनीज़ हैं, बहुत सारे एयरलाइंस हैं इंडिया में, बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, कुछ होटल कंपनीज लिस्टेड। आप सबकी एक आप कॉमन फीचर देखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नीचे आता है, फ्री कैश फ्लो बन नहीं पाती है, एंड इसलिए पैसा बनाना, अर्निंग्स कंपाउंडिंग, फॉरगेट शेयर प्राइस, अर्निंग्स कंपाउंडिंग इटसेल्फ बहुत मुश्किल बन जाती है। तो थोड़ा हमारे जैसे लोगों के लिए इलॉजिकल निवेश होता है। थैंक यू सौरभ, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। मुझे पता है आपके पास बहुत कम समय रहता है, लेकिन फिर भी आप हमारे चैनल पे आए और बहुत सारी बातें करी, हम बहुत कुछ सीखा उससे। लेकिन जाते-जाते कुछ एक रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ ज़रूर खेलना चाहेंगे, एंड आई होप आप उसमें बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। शुरू करें? बिल्कुल जी। तो सबसे पहला सवाल ये है, क्रिकेट और फुटबॉल? क्रिकेट। अब क्रिकेट की बात चली है तो सहवाग और द्रविड़? द्रविड़ द्रविड़। द्रविड़। अच्छा, अगर ओके ग्रेट, तो मैंने आपकी वो बुक भी पढ़ी है जो भी लेटेस्ट आई थी हमारे पास, डायमंड इन द डस्ट, एंड आई थिंक वहां से मैं बिल्कुल क्लियर था कि आंसर यही आने वाला है। बट अभी मेरे पास एक सवाल है, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में दो स्टॉक हैं और एक 30% ऊपर गया, एक 30% नीचे आया है, तो कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कौन से स्टॉक पे आप और पैसा लगाना चाहेंगे? हाँ जी, 30% नीचे वाला। 30% नीचे वाला। ग्रेट। बेस्ट इन्वेस्टमेंट बुक जो आप बोलना चाहते हैं कि हर व्यूअर को, हर व्यक्ति को जो स्टॉक मार्केट में आ रहा है उसे पढ़नी चाहिए? आउटसाइडर्स बाय विलियम थॉर्नडाइक, बहुत अच्छी किताब है, आउटसाइडर्स बाय विलियम थॉर्नडाइक, पढ़िए। राइट। बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो आपको मिली और जो आप देना चाहेंगे आगे व्यूअर्स को? लिव अ फ्रूगल लाइफ, जिंदगी में खर्चे कम करो। खर्चे कम करो, क्या बात है। आपका कोई, देखिए आपका आपका ऑक्यूपेशन है, बट मैं फिर भी जानना चाहूंगा कोई आपका इन्वेस्टमेंट मिस्टेक जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? तो जब हम हिंदुस्तान आए थे 2008 में, आई थिंक पहले 2-3 साल में हमने एक वो यूलिप ली थी, जहाँ पे इंश्योरेंस भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट है। इट टुक मी 5 years टू फिगर आउट, ये बहुत बड़ी गलती है, बट वो गलती हो गई थी, मेरे काफ़ी पैसे बर्बाद हुए थे उस निवेश में। तो एक तरह से मार्केट की लर्निंग कॉस्ट थी। हाँ जी, हाँ जी, लर्निंग कॉस्ट थी कि निवेश अलग है और अपने लिए इंश्योरेंस खरीदना अलग है, कभी जोड़ा ना जाए ये दोनों चीज़। राइट, राइट। फंड मैनेजर ना होते तो क्या करते? किताब लिखते। किताब लिखते। अच्छा, दो लोगों के बीच में चूज करना है, चार्ली मंगर, वॉरेन बफे? मंगर। मंगर, क्या बात है। ओके, कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है अगले 5 साल के लिए इन्वेस्टर्स को जिन पे ध्यान रखना चाहिए बहुत ज्यादा? फाइनेंशियल सर्विसेज, अभी हम बात ही कर रहे थे आपके साथ, बहुत बहुत प्रोस्पेक्ट्स मेरे को ब्राइट नज़र आते हैं लैंडिंग में इंडिया में। दूसरा, चाइना अपने आप को बर्बाद कर रहा है, चाइना सुइसाइड कमिट कर रहा है कुछ हद तक, तो चाइना से काफ़ी सारा धंधा इंडिया आएगा, तो इसलिए चाइना +1 पे फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल्स। तीसरी चीज़, वेस्ट में भयंकर समस्या है लेबर शॉर्टेज की, स्किल्ड लेबर शॉर्टेज की, नॉट जस्ट आईटी सर्विसेज, पेरोल, फाइनेंस, ऑडिट, एचआर, कुछ भी प्रकार के लोग वहाँ पे हैं नहीं ऑनेस्टली। तो वो सारा बिजनेस इंडिया आएगा, राइट। इंडिया में सर्विसेज सेक्टर बिल्कुल एक्सप्लोड करेगी, बूम करेगी अगले 10-15 साल में। तो सिंपल वे वुड बी टीसीएस, हमने जहाँ पे निवेश कर रखा है। अगर आपको थोड़ा ब्रॉडर खेलना है तो एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज सोच सकते हो, बट इंडिया में आईटी सर्विसेज जनरली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी अगले 10 साल में। यही तीन। कम जी, हाँ, प्लीज प्लीज बताइए। ये हाँ जी। तीन सिंपल सेक्टर्स है, यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स इन तीन सेक्टर्स में है। कोई कंपनी जिसको आप मानते हैं कि इसके प्रमोटर क्लीनेस्ट हैं, सबसे बढ़िया प्रमोटर्स हैं? देखिए, थोड़ा शेड्स ऑफ ग्रे तो हर एक पर्सन में होता है, बट अगर एग्जाम्पलरी कॉरपोरेट बिहेवियर का अगर हम बात करें तो आई थिंक उदय कोटक जी ने जिस प्रकार से अपने आप को कंडक्ट किया है और जिस प्रकार से कोटक बैंक को चलाया है सिंस गोइंग पब्लिक, आई थिंक इट्स अ एग्जाम्पल टू अदर प्रमोटर्स इन आवर कंट्री। राइट, मैं इसी का एकदम ऑपोजिट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बट आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो ऐसी कोई कंपनी जो बंद हो चुकी हो लेकिन हमारे जो निवेशक हैं वो उसे पढ़ पाएं और देख पाएं कि क्लीनेस्ट प्रमोटर कौन नहीं होते हैं, क्लीन प्रमोटर कौन नहीं तो होते ऐसे हैं? तो सैकड़ों हैं, बट आई थिंक जो पर्टिकुलरली डार्क फेज ऑफ इंडियन कैपिटलिज्म वाज वो पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक सिलसिला चला 2006-07 से लेके 2014-15 तक। आई थिंक दैट वाज अ पर्टिकुलरली डार्क फेज ऑफ इंडियन कैपिटलिज्म। बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया, लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स की ज़िंदगी की पूंजी को बर्बाद कर दिया, एंड बहुत सारे वैसे पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटर्स हैं। इनफैक्ट उल्टा सवाल मैं बोलूँगा, मेरे को आप कोई का पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटर ढूंढ के दीजिए जिसने ठीक तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को ट्रीट किया हो। राइट, क्या बात है। बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, हमने तो बहुत कुछ सीखा है, हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा, और हमें और भी एक्सपेक्टेशन है कि आप वापस हमारे शो पे ज़रूर आएंगे और रिटेल रिटेल इन्वेस्टर्स की काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, अपने लर्निंग, अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर करते रहेंगे। और ये फर्स्ट एपिसोड था हमारे शो का,
एंड आई होप आपने भी एंजॉय किया और थैंक यू, व्यूअर्स ने भी बहुत एंजॉय किया। मजा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि एक आम निवेशक को किसी भी तरह के मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें उलझ जाएंगे तो आप कभी भी एक्चुअली में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और इससे बेहतर ये होगा कि आप अपना फोकस लगाएं अच्छी कंपनीज को ढूंढने में जिनका आरओसी अच्छा है, जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है और बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स जो सौरभ ने हमें बताए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कंपनी उस पैसे को सिर्फ अपनी बैलेंस शीट पे रखती है, उसमें बहुत ही एक छोटा सा रिटर्न कमा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी जबरदस्ती की कंपनीज को एक्वायर करती जा रही है उस पैसे के आने के बाद। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पैसा अर्न करने के बाद कंपनी उस पैसे को कैसे एलोकेट करती हैं, उस पैसे पे कितना पैसा बनाती हैं, ये चीज़ हम हमेशा माइंड में रख के चलेंगे अगर हमें अच्छी कंपनीज ढूंढनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सीखी कि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे ज़बरदस्ती और एसेट क्लास में ना जाएं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं इक्विटी से। ऐसी एसेट क्लास ढूंढें जो कोरिलेटेड ना हो इक्विटी के साथ, यानी कि दोनों के रिटर्न्स अगर अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन समझ आती है, लेकिन दोनों के रिटर्न्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और रिस्क भी एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि डाइवर्सिफिकेशन का कुछ फायदा है। ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, रेवेन्यू ग्रोथ हो, अच्छा आरओसी हो। आरओसी अच्छा हो मतलब बेसिकली वो कंपनी जो है अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहुत अच्छे से कवर कर पा रही हो और उसके ऊपर भी जो है वो रिटर्न्स जनरेट कर पा रही हो। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में मिल सकती है। और मजे की बात यह है कि एनुअल रिपोर्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है कंपनी की वेबसाइट पे। एक खास बात जो आपने इस पूरे सेशन के दौरान अगर सौरभ के साथ सीखी हो तो वो ये है कि आपने री इन्वेस्टमेंट रेशियो पे खास नजर रखनी है, यानी कि कैपिटल एलोकेशन जो है एक व्यक्ति कैसे करता है। देखिए कंपनी बहुत सारा पैसा कमा सकती है, लेकिन कमाने के बाद वो उस पैसे का क्या कर रही है इस पे नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और खास लर्निंग ये थी गवर्नेंस को लेके। अगर कंपनी की गवर्नेंस अच्छी नहीं है, हमें कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। और कंपनी की गवर्नेंस कैसे एनालाइज करनी है? प्रमोटर्स को देख के, ऑडिटर्स रिपोर्ट को देख के और खासकर ऑडिटर का जो ओपिनियन होता है उसको देख के। गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे ही अपनी फैमिली के हैं या बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो वहाँ पे गवर्नेंस इशू हो सकते हैं। आईपीओस को लेके हमने ये सीखा कि आईपीओस में पैसा कमाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ से दूर रहना चाहिए। और अगर आपको किस्मत से एक अच्छा कंसिस्टेंट कंपाउंडर मिल चुका है तो उसके साथ बने रहें तब तक जब तक या तो आपके गोल्स अचीव ना हो जाए या फिर जब तक आपको उसमें कोई रेड फ्लैग नजर ना आ जाए एज फार एज गवर्नेंस इज कंसर्न और फंडामेंटल्स आर कंसर्न। नीडलेस टू से उस कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे अगर कोई आ चाह रही है तो भी हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। ये हमारे शो का पहला एपिसोड था और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना फीडबैक, अपने सवाल, अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। हमारे हफ्ते ऐसी एक पर्सनालिटी के साथ आपके सामने आएंगे, आपको मार्केट की हलचल के साथ साथ बहुत सारी नॉलेज भी देंगे, जिस नॉलेज को यूज करके आप बनेंगे एक नॉलेजेबल इन्वेस्टर। अगर आप शो में यहां तक पहुंच गए और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और याद रखिएगा आपने कमेंट बॉक्स में सारे सवाल और सारे सुझाव लिखने हैं। हम लोग उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से कंसिडर करेंगे। अगर ग्रो के चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस इन्वेस्टमेंट जर्नी पे। सो मैं लेता हूं आप लोगों से विदा और मिलूंगा आप लोगों से अगले सैटरडे को, जहां पे हम लोग फिर से बातचीत करने वाले हैं मार्केट की हलचल के बारे में और एक एक्सपर्ट पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.